दोस्तों हमारे चैनल पर पे नियर बाय के ऊपर बहुत सारी वीडियो डली हुई है, लेकिन पे नियर कुछ ऐसी चीजें ऐसी सर्विस है जिससे आप काफी ज्यादा परेशान हो सकते हो, फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, अपना नुकसान भी खा सकते हो उसके इस रूल के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पे नियर बाय के डीएमटी प्रोसेस के बारे में, जिसका एक्सपीरियंस मेरे साथ काफी बुरा रहा है। मैं पूरा एग्जाम्पल साथ बताऊंगा कि पे नियर बाय की इस सर्विस से मुझे कितना ज्यादा दिक्कतें आई है इसको लेकर प्रोसेस करने में। और आप अगर एक पे नियर बाय रिटेलर है तो आपके भी साथ भी कभी ना ऐसा इशू हुआ होगा या आगे चल के हो सकता है पे नियर बाय के इस सर्विस के अंतर्गत जो ये इस प्रोसेस को कर रखे हैं। जानेंगे अगर आप एक पे नियर बाय के रिटेलर हैं और उसकी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को बिना पहले स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको मैं पे नियर बाय के अपने रिपोर्ट दिखाना चाहूँ, जहाँ पे मैं 1 सितंबर 30 सितंबर की रिपोर्ट दिखा, जहाँ पे मैं डीएमटी किया हूँ 1,34,689 रुपए किया हूँ। अगर मैं आपको अपने पुराने प्रोसेस दिखाऊं जो पे नियर में इस्तेमाल करता था जब बहुत ज्यादा इसके डीएमटी पर, जब इसके चार्जेस और डीएमटी पे सिर्फ 1% थे तब की बात कर रहा हूँ। जब से 1.2% आई है, मैंने सच्ची बता मेरी दुकान पे डीएमटी का काम काफी गिर गया है, जहाँ अभी देख सकते हो सिर्फ 1,34,689 रुपए का ही टोटल पूरे महीने भर में हुआ है। वही मैं अपने जून का ट्रांजेक्शन का 2024 का 6,16,035 रुपए में डीएमटी से करता था काम। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि डीएमटी का काम स्पेशली जब से रेट बढ़ी तो गिरा ही गिरा, लेकिन पे नियर डीएमटी ऊपर एक सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड ऑप्शन जो होता है वो आपको काफी ज्यादा दिक्कतें देने वाली है। आज हम बात करें पे नियर को, इस चीज को या तो इम्प्रूव करनी चाहिए, आपको इसमें बदलाव लाना चाहिए ताकि हम रिटेलर को आसानी हो इसकी सर्विसेज को देने में। पॉइंट नंबर 1, जब हम डीएमटी का इस्तेमाल करते हैं किसी नए कस्टमर या पुराने कस्टमर का पेमेंट को ट्रांसफर करने में, जो किसी के अकाउंट में पैसे उनके अकाउंट नंबर के थ्रू भेजते हैं, तो पहली चीज ये होती है कि जैसे हमने सारा बेसिक डिटेल डाला, अकाउंट नंबर डाला, जब प्रोसेस करते हैं तो वहां पे जब अमाउंट डालने की बारी आती है, मान लो किसी कस्टमर को 1500 रुपए ट्रांसफर करने हैं, अब हम प्रोसेस करेंगे तो इनके बाद जो एक स्टेप आगे बनेगा, हर एक कंपनी, जब मैंने जितने भी अलग अलग कंपनी इस्तेमाल किया, मैं पहले पेटीएम को यूज करता था, एयरटेल का मैं चेक किया अलग अलग कंपनी का, वो सारे अमाउंट जितने रुपए ट्रांसफर होंगे और जितने रुपए कटने वाली है दोनों को मिलाकर कितने रुपए टोटल चार्जेस लगेंगे मनी ट्रांसफर से पहले, ताकि आप कस्टमर डील कर पाओ भैया आपको इतने रुपए के 1500 के आप ट्रांसफर करो, मान लो आपके वहाँ पे 1.2% आपके 17 रुपए 18 रुपए या 20 रुपए लगेंगे, डील पहले कर लो, कस्टमर को करना है नहीं करना वो कह देंगे। अगर आप कर दिए हो, कस्टमर बोले हम तो भैया 15 रुपए ही दे देते, आप झगड़ा कर लो। इसी कारण से जब ये रूल चेंज हुआ फर्स्ट टाइम, मेरे शॉप पे विवाद हो गया पेमेंट को लेकर, क्योंकि चार्जेस ज्यादा कट गए थे। और पे नियर बाय ऐसी कंपनी है जो इस चीज को मैंने कई बार कंप्लेन भी किया है कि आप जो पैसे कट रहे वो चार्जेस और जो पैसे कस्टमर ट्रांसफर होंगे वो चार्ज दोनों को इंक्लूड कर एक डिस्प्ले शो करो कि टोटल अमाउंट इतने रुपए डेबिट किए जाएंगे, ताकि हम कस्टमर से उतने रुपए बोलकर ट्रांजेक्शन से पहले डील कर सके कि हाँ भैया इतने लगेंगे, आपको अगड़ी है तो करा सकते, नहीं अगड़ी तो भैया आप कहीं और जा सकते। जो पे नियर पे काफी ज्यादा गलत और चीजें हैं डीएमटी प्रोसेस के अंदर पहली इशू के अंतर्गत। क्या आप इस चीज से सहमत है? नीचे मेरा कमेंट कर दे। और क्या आपको प्रॉब्लम आती है? मान लो अलग अलग तरह के अमाउंट, कोई लोग 2800 भेजेंगे, कोई लोग 3500 भेजते हैं, कोई लोग 3900 भेजते हैं, कोई लोग 12000 भेजते हैं, कोई 11,800 भेजते हैं, तो पेमेंट को मिला के कितने चार्जेस बनते हैं ना, कैलकुलेट करके काफी कठिनाई होती है। और ट्रांसफर होने के बाद अगर हम बताएंगे ज्यादा पैसे तो कस्टमर पसंद ना आने पे विवाद भी होता है। दूसरी चीज है, पे नियर बाय पे अगर ट्रांजेक्शन फेल हो, पेंडिंग हो, ये कभी नहीं दिखती है आपको। वहां पे जब भी ट्राई करोगे, डन करोगे, ट्रांजैक्शन सक्सेस दिखेगा। जैसा कि आपको मालूम है किसी भी कंपनी से आप डीएमटी करते हो, चाहे आप 25,000 एक ही बार भेजो, एनपीसीआई के रूल के अनुसार 5,000 रुपए करके ही उनके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते और आपके भी कटते और जाता है। मैंने एक कस्टमर का 10,000 रुपए एपीएस से विड्रॉ किया और उनके दूसरे बैंक में ट्रांसफर करा, हमारे पास सक्सेस का दिखा, हमने स्लिप दे दिया, 10,120 चार्जेस उसने पे कर लिए। कस्टमर अगले दिन फोन करता भैया हमें 5,000 ही आया, जबकि मैंने 10,000 एट ए टाइम किया था और सक्सेस का डिस्प्ले में दिखा था। अब जब मैं चेक किया हूँ एट ए सेम टाइम बैंक सर्वर इशू कुछ भी हो, 5,000 सक्सेस हुआ, 5,000 पेंडिंग चला गया। टाइम आउट जिसे हम कहते हैं, पिनर ऊपर टाइम आउट दिखता है। पहली चीज तो अगर आपके पेंडिंग जाती है तो आप डिस्प्ले में शो कर देंगे भैया डिस्प्ले पेंडिंग है, ताकि हम कस्टमर को आश्वासन दे सके कि भैया आपकी जो मैंने मनी ट्रांसफर किया हो ना एक पेंडिंग पर है। अब मान लो किसी को इलाज की जरूरत है, कोई कहीं हॉस्पिटल में है और हमने प्रोसेस कर दिया, किसी ने पैसा लगवा दिया, पैसे सब कुछ ले लिए, अब अगर उनके अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचेंगे या कम पहुंचेंगे, वाजिब है कि जो लोग पैसा भिजवाए थे वो गुस्साएंगे
क्योंकि उसने आपको पैसे दिए और आप जो काम कर रहे थे वो काम किए। यहाँ पे इशू आप वो तो नहीं समझेंगे ना, ये टेक्निकल इशू क्या होती है, बैंक की सर्वर डाउन क्या होती है, एनपीसीआई डाउन क्या होता है, वो सिर्फ इतना ज़्यादा आपको पैसा दिया, आपको ट्रांसफर करना था, आपका पैसा इतना पहुंचा नहीं है। कई बार इससे विवाद हुआ है और कंपनी वहाँ पे सक्सेस दिखाती है, जिस कारण से हम कस्टमर कहते हैं हाँ चला गया, जबकि हमें बाद में उसके अंदर लेजर रिपोर्ट में जाकर देखना पड़ता है कि वहाँ पेमेंट सक्सेस है या फिर यहाँ पर टाइम आउट है या रिवर्स है। ये इशू काफी हमें पेनियरबाई के ऊपर देखने को मिला है, जिसकी इसकी स्क्रीन के ऊपर तो इस चीज को शो करनी चाहिए कौन सा पेमेंट सक्सेस गया है या कोई पेमेंट फेल पेंडिंग गया, ताकि हम उसी वक्त उन कस्टमर कह सके कि आपका भैया एक पैसा चला गया, इतने रुपए पेंडिंग रह गया, ये कुछ देर में चला जाएगा, आप थोड़ा सा वेट कर ले, ताकि उनको जानकारी मिल जाए हाँ पैसा इतने रुपए है, पेशेंस रख सके वो। मैंने इससे पहले पेटीएम का यूज करता, उसके बीसी पोर्टल में जितने ट्रांजेक्शन होते वो सक्सेस दिखता, जो फेल पेंडिंग हो उसी वक्त वही डिस्प्ले में दिख जाए थी, तो काफी आसानी होती कस्टमर को जानकारी देने में। अब आप नीचे कमेंट कर बताओ क्या आपने भी पेनियर डीएमटी का यूज किया, अगर उसके रिटेलर आप हो, ऐसा इशू है कि आपने ट्रांजैक्शन किया, आपका सक्सेस दिख गया, बाद में वो पेंडिंग लग गया या फिर प्रोसेस या टाइम आउट ईटीसी, कस्टमर पैसा पहुंचा नहीं और जो कस्टमर भेजने आए थे वो उससे फिर आपका विवाद हो गया या फिर बहस हो गई है। तीसरी और सबसे मेजर और गंदी जो है पेनियर के ऊपर वो है ओटीपी सिस्टम। अब आप बोले ये ओटीपी सिस्टम क्या है? एक कस्टमर हमारे पास आया, जस्ट लाइक जो 10,000 का मैं एग्जाम्पल दे रही है, उसने अपने अकाउंट में खुद के अकाउंट 10,000 डिपॉजिट कराना है, हमने पेनियर सर्विस का यूज किया और डीएमटी का प्रोसेस यूज कर 10,000 हमने ट्रांजैक्शन किए, उनके अकाउंट में 5,000 इनिशिएट इंस्टेंट चला गया, उसने चेक कर लिया और 5,000 हमारा पेंडिंग और प्रोसेस पे या टाइम आउट लग गया। अब कस्टमर जो है वो भड़क गया, भैया हमें कहीं ट्रांसफर करना है, कुछ का बिल पेमेंट करना है, पैसे कटाना है, क्रेडिट कार्ड लोन पेमेंट करना है, हमारे पैसे अटका दिए हो, आपका नहीं किया तो मुझे पैसे वापस दो, मैं कहीं और से करा लूंगा। आप तो अब फंस गए, आपका हाथ बंद गया, कस्टमर मान नहीं रहा है, आप अंत तक क्या करते हो, जो पैसा ट्रांसफर हो वो तो ठीक है, जो पेंडिंग लग गया चार्ज समेत उसके कस्टमर आप लौटा देते हो। ऐसा कई केस हुआ है मेरे साथ। अब यहाँ पे वो पैसा जब आपका पेंडिंग टाइम आउट होता है, कभी कभी वो सक्सेस चला जाता है क्योंकि बीच में अटक जाता है और कभी कभी रिवर्स फेल हो जाता है। चला गया तो भी प्रॉब्लम है, अगर आपने कस्टमर पैसा लौटा दिए और वो कस्टमर आपके जान पहचान के नहीं हुए तो ये डीएमटी में स्पेशली बहुत ज्यादा दिक्कत होती है पेंडिंग जाने पर। फिलहाल अभी पेंडिंग कम जाता है फिर भी कंडीशन बनती है, लेकिन अगर आपने कस्टमर को पैसा लौटा दिया और पैसे आपका वहां पर रिवर्स सिस्टम पे अटका हुआ है, जो पैसा ना आपके पास आया ना कस्टमर को गया, वो बीच में है, फिर उसे आपको रिफंड लेना है, जिसे हम कहते हैं कैश आउट करना। यानी कैश आउट करोगे, आपके वो पैसे आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगे। अब उसके लिए कस्टमर से ओटीपी गिरा दिया था कंपनी, तब कहना है कि वो ओटीपी कस्टमर देगा तभी आप कैश आउट कर सकते हो, जो सबसे ज्यादा वाहियात और गंदी चीजें है। क्योंकि आपको मालूम होगा आज के समय में आप किसी को भी फोन कर बोलो भैया ओटीपी गिरा, ओटीपी देना, आपको ओटीपी कोई नहीं देगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ओटीपी वन टाइम पासवर्ड ये एक सिक्योर चीज, जिसे किसी के साथ शेयर करने से कई सारे कंपनी तो मैसेज में कहता मना करते शेयर नहीं करनी चाहिए। अब आपका दुकान ऐसे जगह पे जहाँ पे लोगों की आवाजाही है, यानी कि आपको स्टेशन के पास है, कोई बस स्टैंड है या कोई हाईवे के पास या किसी चालू सड़क के पास जहां पे लोग आए काम कराए चल गए, आप उनको जानते नहीं, वो बस काम करवाने के रुके आपके पास आपका दुकान देखकर, और अब बिना ओटीपी के आप उस पैसे को रिफंड नहीं ले सकते हो, और वो कस्टमर ओटीपी ना दे तो आप नाक रगड़ लो, आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। और ओटीपी एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी देने को अग्री नहीं होता है। ये इशू मेरे भाई के साथ आया था, जो एक पेनियर रिटेलर है, उसके कैश आउट करने के लिए ओटीपी चाहिए थी। जब इस ओटीपी का इशू उनके साथ है, उसने कस्टमर के बात किया, बोला बिना ओटीपी आप रिफंड नहीं ले सकते हो। तो मेरे भाई ने कस्टमर केयर को कहा कि मैं आपका पैसा ट्रांसफर करता हूँ और पैसा पेंडिंग फेल चला जाता है, बाद में रिवर्स होता है और मेरे को ओटीपी चाहिए, क्या आप मुझे ओटीपी देंगे? वाजिब सी बात है कि ओटीपी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, कोई नहीं ओटीपी देगा, तो यहाँ पे आपका पैसा फंस जाएगा। मैं पेटीएम पहले इस्तेमाल करता था, मैं बता रहा हूँ उसकी एक्सपीरियंस। अगर किसी का पैसा सक्सेस हुआ, चला गया, पेंडिंग लगा, तो वो पैसे ऑटोमेटिकली रिवर्स होकर मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। और कस्टमर को मैंने जब भी किसी कस्टमर पेंडिंग होता है, पेनियर भी होता है, मैं कस्टमर का डिटेल नोट कर रख लेता हूँ, ताकि उनके पैसे जैसे आए मैं उसे रिवर्स कर या दोबारा वापस से ट्रांजेक्शन कर उनका कंप्लीट कर दूं, ताकि उनको दिक्कतें
ना हो। ये ओटीपी का फंदा बहुत ही वाहियात है उन लोगों के जिनके दुकान चालू फिरता एरिया पे लोग अलग अलग लोग आते हैं करवाते हैं। अगर ऐसे करने से पैसा फंस गया, पैसा आपने लौटा दिए कैश, क्योंकि ज्यादातर कस्टमर का ट्रांजेक्शन फेल होने पे आपसे वो कैश ले ही लेते हैं। यहाँ पे ओटीपी का मकसद पेनीयर कंपनी तरफ ये हो सकता है कस्टमर के हाथ को मजबूत रखना, लेकिन यहाँ पे रिटेलर कमजोर हो जाते हैं जिस कारण रिटेलर का नुकसान भी लग सकता है। यही सब कुछ कारण है जिसका मेरा अभी जो पेनीयर के ऊपर डीएमटी का ऑप्शन आप देखो जून के महीने के मुकाबले अभी के समय का लास्ट सितंबर का लगभग बहुत हद तक गिर गया है और पेनीयर कंपनी बहुत सारी चीजों पे कमीशन को घटाती जा रही है, जिस कारण से पेनीयर इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा कठिनाई हो रही है। कंपनी को रिटेलर की सुननी चाहिए और जो हो रहे इशू को उसे फिक्स करनी चाहिए, ताकि रिटेलर है तो आप है, अगर आपके रिटेलर नहीं रहेंगे तो आप भी नहीं रहोगे, क्योंकि हम रिटेलर काम करते हैं तभी कंपनी भी अर्निंग करती है और हमें समस्या आएगी तो इस समस्या का जो इशू आती है, जो मेरे भाई के साथ आया था डीएमटी करते वक्त, ओटीपी के चक्कर में उनके पैसे ना वो रीइनिशिएट कर पाए थे दोबारा भेजने के लिए और ना वो रिवर्स ले पाते, जिस कारण वो पैसे को रिवर्स नहीं कर पाते अपने अकाउंट में, अपने खुद के पैसे को। तो आप मुझे कमेंट कर बताओ, तो पहले चीज की इसके प्राइस बढ़ गई है, वो इम्पैक्ट पड़ा है डीएमटी कम होने में, काफी सारे कस्टमर नहीं करवा रहे, बहुत लोग यूपीआई कर दे रहे हैं इधर उधर से। दूसरी चीज पेनीयर के ऊपर जो पहले अमाउंट शो होनी चाहिए वो नहीं कर रहे, मुझे इशू आ रही है। आपको क्या इसके इम्पैक्ट पर दिक्कत आती है एक चीज करने में, कितने चार्जेस हो रहे हैं जोड़ के कंपनी बता दे पहले, ताकि हम कस्टमर डील कर पाए। एंड इनका रिवर्स प्रोसेस जो ऑटोमेटिक रिवर्स होनी चाहिए उसे ओटीपी पर अटका देते हैं, जो काफी ज्यादा दिक्कतें होती है इन सर्विस देने, जिस कारण सर्विसेज मेरी स्पेशली सर्विस जो डीएमटी का काम गिरता चला यहाँ पे गया है। बाकी आप अपने साथ होने वाली परेशानी जो इस्तेमाल करने में आ रही है नीचे कमेंट कर दे सकते हैं, ताकि हम भी जान सके कि ऐसा प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ नहीं आप लोगों के साथ भी हो रही है और कंपनी को जरूर इस चीज पे ध्यान देनी चाहिए कि उनके रिटेलर्स को जो प्रॉब्लम आती है उसे फिक्स करे, ताकि हम जो इनके देने वाली सर्विसेज जो होती है इसे हम काफी बेहतर तरीके से सुचारू रूप से दे सके। बाकी आपको जाननी है पेनीयर के ऊपर डीएमटी किस प्रकार की जाती है, तो सामने आपको वीडियो में चेकआउट कर, साथ साथ आप बिना किसी फिंगरप्रिंट डिवाइस के आप पेनीयर के ऊपर किसी भी कस्टमर पैसा उसके जो कुछ बैंक अलाउ करती है एपीएस कर सकते हैं। वीडियो सामने देखने से चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।